नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक्सपीरियंस जोन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर अखौरी आनंद कुमार जी से। तो आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा झारखंड दूरदर्शन को, जिसने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम अपनी बातें स्टार्टअप से लेकर के अपने संकल्प जो लिया था और अब तक हम लोगों ने जो सिद्धि प्राप्त किया उसके बारे में डिस्कस करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस जोन प्राइवेट लिमिटेड कैसे बना, क्यों ये एक स्टार्टअप के फॉर्म में आया, कैसे इसका जन्म हुआ? एक्सपीरियंस जोन बेसिकली क्या है कि हम नाम से ही इसके बारे में हम समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, और जब हम अनुभव की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएं और कैसे ऐसे काम करें, क्या हम लोग चीज़ को ले करके आएँ जिससे कि अनुभव के बेस पे हम इसको एंड यूजर तक पहुंचाएं। तो जब अगर आप पूछते हैं कि ये बना कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, तो मैं इसके बारे में एक छोटा सा जर्नी बताऊंगा अपना। मैं रहने वाला झारखंड का हूं। लगभग पढ़ाई करने के बाद मैं जब दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, तो लगभग 20 साल की एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे ये लगने लगा कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे जॉब कर रहा हूँ। किस फील्ड में आप जॉब कर रहे थे? ओके, तो मैं बेसिकली आईटी, मैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ और मैं आईटी रिलेटेड कंपनी है उसमें मैं जॉब कर रहा था। और लगभग गेम डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, जहाँ पे बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट बनाते थे हम लोग। ऐसे करके एक्सपीरियंस हमारा बढ़ते चला गया। जहाँ मेजरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो गेमिंग पे रहा। ऑनलाइन गेम बनाना, जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे। तो मैं शुरुआत तो अपनी जो लाइफ था वो मैंने जॉब से शुरू किया। लगभग मतलब 20 सालों तक लगातार आप गेम्स बनाते रहे, गेम्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, ऐसे बनाते रहे। बट ये मन में कहीं ना कहीं लगभग 10 सालों के बाद होता था कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो करना चाहिए हमें। और ऐसे सोचते सोचते फिर एक समय आया 2016-17, जिसमें कि मुझे अपने ऑफिस की तरफ से ही 15-16 के आसपास इनफैक्ट मुझे एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश दिया गया, प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं अपने ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि एक्सपीरियंशियल बेस्ड हो। और वो प्रोडक्ट बनाने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि हम मतलब इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं किस एक लेवल पे। मतलब किस बेस पर क्या प्रोडक्ट बनाना था और क्या बेस था उस प्रोडक्ट का? बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था और एक्सपीरियंस उसके अंदर ऐड था। तो ऐसा कुछ था कि अगर हम यूजर्स जो किसी शॉप पे आता है, और जब यूजर किसी शॉप पे आता है तो उसको क्या लगता है कि मैं प्रोडक्ट जो खरीद रहा हूँ, जो कॉमन प्रोसेस होता है कि आप जाते हैं, प्रोडक्ट को टच करके देखते हैं और उसका टेक्सचर समझते हैं, कलर देखते हैं और आप उसको प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कई बार होता है कि बैकएंड में डेटा ये नहीं पता होता कि आज आपने खरीदा, 10 दिन बाद अगर आप जाते हैं तो दोबारा फिर क्या खरीद रहे होते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस बीच में है कि अगर कोई ऐसा डेटा या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो ये बताए कि हर महीने या हर एक साल में आप 2 बार 3 बार उस डिपार्टमेंटल स्टोर या उस शॉप में जाते हैं, तो आपने बैकएंड में क्या लिया था, आपका क्या टेस्ट था, आप कैसे उसको करते हैं, और उस एक्सपीरियंस चूँकि आपने पहला जो एक्सपीरियंस किया था कुछ तो कुछ अपने हिसाब से सोच के किया होगा। तो ऐसे जब सोच के किया है और आपने खरीदा है, उसको वो अपने पास मेमोरी में रखता है और रखने के बाद फिर वो क्या करता है कि आपके लिए वही प्रेजेंट करता है जो आपको पसंदीदा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों ने बना करके क्लाइंट के लिए दिया था। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर पूमा के शॉप में गई खरीदने, तो प्रीवियसली मैंने क्या खरीदा था ये सेल्समैन को भले याद ना रहे 2 साल 3 साल पहले, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर है तो उसको मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस याद रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा यही करता है। उसी के बेस पर वो मुझे मेरे कस्टमाइज टेस्ट के अनुसार प्रोडक्ट्स दिखाएगा। हाँ, और हम इसी को ब्रॉड वे में एक्सपीरियंस बोलते हैं कि चूँकि वो आपके पुराने एक्सपीरियंस को ना अपने पास स्टोर करके रखा, और जब स्टोर करके रखा और जब आप दोबारा वहाँ पे आए तो वो क्या किया कि आपके पुराने एक्सपीरियंस को कैटर करते हुए और फिर नया प्रोडक्ट जो आपके एक्सपीरियंस से मैच करता था वो डिस्प्ले किया। तो एंड ऑफ द डे हमने ये देखा कि हम एक्सपीरियंस को वो बैकएंड में डेटा को स्टोर किया। अब जैसे मैं एक इमोशन की बात करूँ, 90% जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं आज के दिन में वो अपने घर छोड़ करके किसी बाहर दूसरे जगह पे काम करते हैं मोस्टली। तो अब क्या है कि उनके माता पिता अकेले हैं, पेरेंट्स अकेले हैं, घर में बैठे हैं,
उनके इमोशंस के बारे में नहीं पता होता है कि वो आज किस तरीके का एक मतलब रिएक्ट, आज वो हैप्पी हैं, आज वो सैड हैं, कैसे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं पर्सनली अपने लिए ऐसा सोचा, प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर कि ये भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, जिसके अंदर कि आप एक छोटा सा डिवाइस लगाते, इट्स नॉट ए कैमरा, वो डिवाइस है जो ऑडियो के ट्रांसमिशंस को समझ करके ये पता चलाता है कि इस जगह का माहौल हैप्पी है या सैड है, और वो एक डेटाबेस के हिसाब से हमें डेटा देता है, वो भी इंफॉर्मेशंस कंटेंट के रूप में। हाँ, अब उससे क्या होता था, मैं अपने घर पे लगा दिया। अब मेरे पेरेंट्स आज दिन भर में अपने माँ से बात कर रहे हैं, छोटे भाई से बात कर रहे हैं, तो एक हैप्पी माहौल है कि नहीं, या नॉर्मल है या सैड माहौल है, आपस में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता है कि आज लगता है कि माँ पापा लोग कुछ दुखी हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम उनके साथ फ़ोन पे बाहर से रह कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा, वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये सब दे सकता था। और हम लोगों ने एक छोटे छोटे टेस्ट ऐसे किए कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ये जान पाया कि अच्छा, आज दिन भर इनके बीच में बहुत कम बातें हो रही है, इसका मतलब ये है कि आज मुझे इनके पास थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि मैं दूर तो हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हज़ारीबाग चला जाऊँ, मैं उनसे मिल लूँ, बातें कर लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका एक्सपीरियंस दिन का अच्छा नहीं है। तो हम लोग सारे लोग भाई आपस में बात करके कि नहीं आज पापा से ज़्यादा बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, और हम लोग इस तरीके से प्रोडक्ट बना करके उनके साथ एक्सपीरियंशियल टच के साथ उनके साथ, तो उनको भी लगता है अच्छा सारे जब हम एक साथ बात करते हैं, फैमिली जब एक साथ बात करते हैं, तो मूड डिटेक्टर आपके लिए बड़ा हेल्प करता है। और वो एंड ऑफ द डे वो एक्सपीरियंस है कि आप कैसे उनके दिन भर के एक्सपीरियंस को मैटर करके अपने लिए प्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स के लिए। तो क्या ये भी चीज़ आपके स्टार्टअप का एक हम पार्ट लोग है? नहीं, सो स्टार्टअप्स में मैं उस पर आता हूँ कि हमारा स्टार्टअप्स में क्या है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस जोन कहाँ से बना। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे थे 2014-15 में। 2016 में पितृपक्ष का महीना था, और हमारे घर से दिल्ली में मैं रह रहा था उस समय जॉब में। तो पितृपक्ष में पूजा के लिए जाना था, प्रोग्राम था, उसी में कहा गया कि हम लोग जाएंगे इस बार पितृपक्ष का पूजा करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं सारे स्टार्टअप्स के बारे में ये बात करूंगा कि जब भी आप यंग स्टार्टअप्स जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये बताऊंगा कि ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि आप इसको समझे कि ये स्टार्टअप्स कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आज आप कुछ सोचते हैं, आपके पास आइडिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट करने निकले। नहीं, पॉसिबल है ये बात कि आप जो बैकएंड में कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ आप ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे उसका डेवलपमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होता है। तो हम तो बना ही रहे थे एक्सपीरियंस से रिलेटेड काम। पेरेंट्स ने बोला कि हमें पितृपक्ष में जाना है, गया तो मेरी छोटी बेटी थी 7 साल की, उसने पूछा कि क्या आप वहाँ जाएंगे तो क्या आप दादाजी से मुलाकात कर पाएंगे क्या, जो नहीं रहे। तो मुझे लगा कि इस एक्सपीरियंस को हम लोग को ज़रूर कराना चाहिए। दूसरे साल जब पापा लोग वापस आए, दूसरे साल मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया, और 2018 में मैं वापस गया आया, अपने आप को रिजाइन 2017 में किया, 17 से 18 हमने मैनेज किया, और करके 2018 में हमने पहली बार गया में वापस आकर के और लगभग 40,000 लोगों जो नहीं रहे इस दुनिया में थे उनके माता पिता से मिलवाया वर्चुअल एक्सपीरियंस के साथ। और ये वो ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आप मतलब अपने नियर डियर को खो दिए हैं उनको आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। और वो पूजा जो ऐसा होता है कि पितृपक्ष का पूजा में लोग आते हैं, बाहर बाहर से, हर देश से लोग आते हैं, और हमने सिर्फ एक इंजन बनाया, इस इंजन को टेस्टिंग भी रियल पे। तो जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर्स घुसते हैं तो प्रोडक्ट टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने प्रोडक्ट को जो बनाए थे उसको इसी तरह से मास टीम के साथ जाकर वहाँ टेस्टिंग भी किया, गवर्नमेंट के साथ बात किया, उन्होंने ऑप्शंस दिया हमें करने का। चैलेंजेस बहुत आते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम लोगों को मौका मिला और हम लोग काम किए। उसमें प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था कि आप अपने पूर्वजों से मिले, और ये इतना इम्पैक्ट था कि लोग को जो इमोशन था वो बहुत था। जो अपने माता पिता से नहीं मिले, कभी उनके साथ फोटोग्राफ्स नहीं लिया, वो वहाँ पे आकर के अपने पूर्वजों से मिले, और लगभग 40-50 हज़ार लोगों के बीच का डेटा है हमारे पास, उनके साथ उनको मुलाकात कराया गया। तो मुझे ये लगा कि ये सक्सेसफुल है जब अगर हम ऐसा काम करें, लेकिन ये बिजनेस मॉडल नहीं है। तो जब आप स्टार्टअप्स के फॉरवर्ड बात करते हैं तो आपके पास 2-3 चीज़ होना चाहिए। या तो आपके पास बिजनेस मॉडल होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जोन एक अच्छे आइडिया के साथ तब 2017 में रेडी था। 2015-16 में हम लोग आइडिया और बिजनेस एक्सपीरियंस जोन का आइडिया कहाँ से आया? हाँ। कहीं ना कहीं आपने एक ओवरऑल व्यू तो दिया कि ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट ने आपके लिए एक आपकी कंपनी को ऑर्डर दिया कि ऐसा कुछ वर्चुअल या सॉफ्टवेयर बनाए जिससे कि एक एक्सपीरियंस हो पाए लोगों को। तो फाइनली इसका कहाँ से आपको मतलब आइडिया आया और इसको हाँ। आपने एक स्टार्टअप के रूप में प्रेजेंट किया? वही मैंने बताया कि हम लोगों को जब पूजा में जाना था और हम चूँकि काम कर ही रहे थे एक्सपीरियंस बेस्ड, तो जब मेरी बेटी पूछी कि क्या हम सचमुच अपने दादाजी से मिल सकते हैं क्या, तो मुझे लगा कि हम इस एक्सपीरियंस को प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं।
तो अब क्या है कि सिर्फ पितृपक्ष में अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो आप फेलियर हैं। ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए बनाया जाए प्रोडक्ट जो कि आपके पास 365 डेज उसका यूज हो सके और कम्युनिटी एंड कम्युनिटी काफ़ी बड़ा हो। लेकिन जो हमने जिस प्रोडक्ट का टेस्टिंग किया वो एक्सपीरियंस बेस्ड था और वो सिर्फ 1 महीने के लिए था, तो तब तक हम एक्सपीरियंस जोन नहीं बना था, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लाके टेस्ट कर रहे थे मार्केट में। 2017 में हम लोग जब ग्रुप अपनी टीम के साथ जब हम बात कर रहे थे, 2-4 लोग थे जिसमें एक अवध बिहारी जी थे जो हमारे को फाउंडर हैं, जुल्फिकार जी थे, उनके साथ हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का नाम डिसाइड किया कि इसका क्या होना चाहिए। क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस बेचते हैं और हम एक्सपीरियंस पे काम करते हैं, तो इसका नाम एक्सपीरियंस जोन रखा गया। और वो इसलिए भी आया कि हम एक्सपीरियंस रिलेटेड प्रोडक्ट को फोकस करके मार्केट में लाते हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड आउट ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी है। आज एक्सटेंडेड रियलिटी की बात फेसबुक भी करता है, मेटावर्स की बात फेसबुक करता है, ये सारी चीज़ें एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर आता है। और हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी को ही बेस मानकर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया और इसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो करेगी कंपनी उसका नाम हम लोगों ने एक्सपीरियंस जोन रखा। एक्सपीरियंस जोन की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस जोन प्राइवेट लिमिटेड है क्या, इसका क्या कंसेप्ट है और कैसे ये एक्सटेंडेड रियलिटी के कंसेप्ट पे काम कर रहा है? सो एक्सपीरियंस जोन आज के दिन में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो झारखंड से रजिस्टर्ड है और हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी में इसका काम 3 डोमेन में कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जब आप एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मेजर फैक्टर आता है। एक आता है वर्चुअल रियलिटी और दूसरा आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो मैं दोनों क्या है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी? ओके, तो वर्चुअल रियलिटी नाम से ही अपने आप को बताता है कि वर्चुअल का मतलब हो गया आभासीय, रियलिटी मतलब सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो आभासीय है। तो हम लोग वर्चुअल जब बात करते थे कोरोना टाइम पे तो ऐसा लगता था कि हम ऑनलाइन आ गए और आपस में मीटिंग किए, वर्चुअल है। इट्स नॉट, ये वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे डिवाइस या कंपोनेंट यूज़ होता है। तो एक डिवाइस होता है वर्चुअल डिवाइस, वर्चुअल ग्लास, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ग्लास कहते हैं। वो थर्ड पार्टी वेंडर होता है जो हार्डवेयर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कंटेंट डेवलपर हैं, हम कंटेंट बनाते हैं उस डिवाइस के लिए और जब हम उसको कंटेंट के फॉर्मेट बनाते हैं तो कंटेंट ऐसा इमर्सिव होता है जब उस डिवाइस के थ्रू आप देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने जगह से टेलीपोर्ट होकर के आप उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए आप वहाँ, जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे मुझे सारनाथ वाराणसी में है उसका एक्सपीरियंस करना है तो आप तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू? सो वर्चुअल रियलिटी के लिए एक्सपीरियंस करना होगा तो आपको एक डिवाइस अपने सर पे पहनना होगा जिसको HMD कहते हैं, हेड माउंटेड डिवाइस। हेड माउंटेड डिवाइस को आप जब पहनेंगे उसके अंदर आप जब एक्सपीरियंस देखना शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप टेलीपोर्ट होकर के आप दूसरे जगह पे चली गई जिसको आप देखना चाहते हैं। जैसे कि सारनाथ देखना चाहते हैं, गंगा जी का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर आप मतलब वो मुझे सामने नजर आएगा, हाँ, एकदम एक्सपीरियंस राइट। और साथ में हार्डवेयर भी आपका सपोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्लेशियर का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो रूम का टेम्परेचर हार्डवेयर से कनेक्टेड होकर के -डिग्री से भी नीचे हम लोग लेके जाते हैं। अच्छा। ताकि आपके बॉडी में भी एक्सपीरियंस वो होता है कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही ठंडा हो गया। तो गंगा का उत्थान से लेके गंगा का जहाँ पे मिलन होता है समुद्र का, उसके बीच का भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस बनाया जिसके अंदर कि आप वो पूरा वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देख सकते हैं। ये तो बात हुई वर्चुअल रियलिटी की। ऑगमेंटेड रियलिटी पे अगर हम आए तो ये क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी जस्ट इसका रिवर्स हम मानेंगे। और जैसे वर्चुअल रियलिटी में आप टेलीपोर्ट होते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में ऑब्जेक्ट टेलीपोर्ट होकर के आपके पास आता है। Okay. जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है जो 5वां 6ठे क्लास का बच्चा है या दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है और उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि एप्पल जो है का ए का मतलब एप्पल होता है, तो उसको पढ़ाने का तरीका अभी भी हम PPT या बुक से हम देखते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी किसी माध्यम के थ्रू पढ़ाने का मतलब नया तरीका है जिसके अंदर टैबलेट यूज़ करते हैं और वो टैबलेट से आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ए लिखा हुआ को अगर आप देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो ए है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके टेबल पे एक एप्पल के रूप में। मतलब जैसे मान लीजिए अगर सेम मैं टूरिज्म के लिए कहूँ तो मैं कुतुब मीनार देखना चाहती हूँ तो ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से कुतुब मीनार मेरे सामने इमेज के फॉर्म में खड़ा हो जाएगा। हाँ। जिसको हम देख सकते हैं।
आपके इन्वायरमेंट में। जो इन्वायरमेंट का मतलब है, जैसे अगर मैं अपने समझो कि मैं अपने रूम में बैठा हूँ और मेरे रूम में टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ है, उसी टेबल के ऊपर एक कुतुब मीनार रख के खड़ा हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम चाहे एजुकेशनल कंटेंट भी, चाहे एप्पल हो या कोई भी हो, तो वो टेबल पे हमारे दिखने लगेगा ऑगमेंटेड वो आपके इन्वायरमेंट में दिखता है। और जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी, और जब आप इस इन्वायरमेंट से अपने इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी। सो ये मेजर डिफरेंस है। आप जब जाते हैं वर्चुअल रियलिटी, किसी ऑब्जेक्ट को आप अपने इन्वायरमेंट में लाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। एक्सपीरियंस जोन प्राइवेट लिमिटेड किन किन एरियाज में फिलहाल काम कर रहा है और आम जनता को किस प्रकार से सर्व कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बेसिकली हम लोग भी जब शुरू कर रहे थे इस पे ना, तो स्टार्टअप्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है जब आपके लिए एरिया वाइड होता है। आज वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, आप किसी भी ऐसा डोमेन नहीं है जहाँ पे आप नहीं यूज़ कर सकते। हर जगह कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्टअप्स जर्नी की बात करते हैं, या मैं उनके लिए बताऊँ जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये फोकस कीजिए कि अपने आप को सीमित कीजिए, अपने आप को किसी एक दो चीज़ों के लिए एक्सपर्ट कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट ना स्पेशलाइज्ड हो सके। तो हम लोग भी शुरू में बहुत सारे चीज़ों पे काम करते थे, बाद में हम स्पेशलाइज्ड होकर के 2 सालों के बाद ही 18-19 में हम लोग स्पेशलाइज्ड होकर के सिर्फ 3 डोमेन में काम कर रहे हैं। आज के दिन में सिर्फ 3 डोमेन में हम सर्व करते हैं। पहला एजुकेशन है, जिसमें हम क्लास 9th और 10th के लिए वर्चुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं, और दूसरा इंडस्ट्री 4.0 है, स्पेशली माइनिंग के लिए, और तीसरा टूरिज्म है। हम ये 3 डोमेन में आज के दिन सर्व करते हैं। टूरिज्म के बारे में तो हमने एक ओवरव्यू जाना कि अगर हम कहीं घूमना चाहते हैं तो उस पूरे प्लेस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। वहीं ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से हम उस जगह को अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्री 4.0 की, तो इंडस्ट्री 4.0 में आपके क्या एफर्ट्स रह रहे हैं? इंडस्ट्री 4.0 मैं इसको थोड़ा सा डिटेल भी करूँगा। इंडस्ट्री 4.0 सरकार की तरफ से एक पैरामीटर है, एक माप है, जिसमें हम इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4 होकर के आया। 4 में ये बताया गया कि आप टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ML का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो उसमें ये नोटिफिकेशंस में है, जिसके अंदर हम लोग जैसे स्टार्टअप जो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों पे काम करते हैं, उनका दायित्व बनता है कि इंडस्ट्री को जा करके इस लेवल पे लेकर के आए, ताकि वहाँ सेफ्टी रिलेटेड आप ऐसो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सके यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी और कई चीज़ों पे। तो इंडस्ट्री 4.0 इज ए ब्रॉड लैंग्वेज। इंडस्ट्री 4.0 है क्या और कैसे इसमें आपका स्टार्टअप सर्व कर रहा है? हाँ, सो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री 4.0 गवर्नमेंट के द्वारा पैरामीटर डिफाइन किया हुआ। 4.0 इज ए वर्जन ऑफ इंडस्ट्री। तो कई इंडस्ट्री आज भी 4.0 वर्जन पे नहीं है, माप पे नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी इंडस्ट्री है वो कहता है कि मैं 4.0, इसका मतलब कि टोटली कंप्यूटराइज हो चुका है। वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ भी कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होते हैं, डिजिटलाइज्ड हो चुका है। तो अभी भी बहुत सारी कंपनी 3.0 पे काम कर रही है। 4.0 के अंदर ये बताया गया है, फोर्स किया गया है कि आप टेक्नोलॉजी एनेबल्ड अपने इंडस्ट्री को बनाएं और टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूज़ करें, और उससे थ्रू अपने सारे पैरामीटर्स को डिलीवरी एंड तक लेके जाएं। हम 4.0 पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटीज़ की बात करते हैं, और ये 4.0 के कैटेगरी में डाउन करता है, गिरता है। तो ऐसी स्थिति में 4.0 को पैरामीटर को हम सोचते हुए अपने लिए, इंडस्ट्री के लिए एक प्रोडक्ट हम लोग बनाएं। उस प्रोडक्ट के अंदर हम मेजरली हम लोग स्किल बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग मॉडल पे काम करते हैं। सो ट्रेनिंग और जो है ना, आज भी ये तो बहुत पुराना ट्रेनिंग और सेफ्टी का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। अगर हम बात करें आनंद जी, अभी आपने मेंशन करा कि इंडस्ट्री 4.0 में आप माइनिंग में स्पेशलाइजेशन हासिल किए हुए हैं, तो माइनिंग में अक्सर सेफ्टी कंसर्न्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसको आप कैसे केटर करते हैं और कैसे लोगों को सर्व करते हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से? ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जहां हम झारखंड में बैठे हैं, और यहाँ माइनिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मैं बचपन बिताया झारखंड में, माइंस से रिलेटेड कई चीज़ों को देखा, पढ़ा, न्यूज़ में समझा, और यही रीज़न भी है कि आज हम माइनिंग को एक स्पेशलाइज्ड डोमेन अपने लिए भी रखें, ताकि हम कम्युनिटीज़ को सर्व कर सकें माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बना करके। सो जब हम बात कर रहे थे माइनिंग इंडस्ट्री में, तो मैं खुद भी माइन सर्वेयर रहा हूँ और माइन से रिलेटेड चीज़ों को जानता था। तो जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो उस समय सेफ्टी एक ऐसा चैलेंज है आज के दिन में, जहाँ पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग दिया था। और आज जो बेसिक पैटर्न है वो PPT है, मैक्सिमम PPT के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आप ऐसे समझो, माइंस के अंदर लाइफ का हर समय चैलेंजेस होता है कि अगर आप एक गलती किए, किसी न किसी आपकी वजह से या आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और उस वैसे इंडस्ट्री में हम ट्रेनिंग के फॉर्मेट में आज भी जो एक्सटेंडेड ट्रेनिंग है वो हम PPTs वगैरह पे जाते हैं और बिलीव करते थे।
और वहाँ पे सिमुलेटर ऑफ कोर्स यूज किया जा रहा है। सिमुलेटर्स भी हार्डवेयर से रिलेटेड सिमुलेटर्स पे यूज है, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी एक दो के लिए है और बहुत थोड़ा कॉस्टली होता है। तो हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए हैं जिसके अंदर उनकी ट्रेनिंग की चैलेंजेस को 1/3 कर दिया है, मतलब 1/10 कर दिया है। जो अगर 1 लाख का चीज़ है हम लोग सिर्फ 10,000 में बेचते हैं, और एक्सपीरियंस जो है उसका जो वो उससे भी ज़्यादा, सिमुलेटर से 10 गुना ज़्यादा है। तो और डिवाइस बिल्कुल 300 ग्राम का होता है, जिसके लिए सिमुलेटर का इतना बड़ा स्पेस लेता है जहाँ पे आप एक रूम के बराबर स्पेस चाहिए होता है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से कैसे ये माइनिंग की ट्रेनिंग को आप संभव कर पा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है कि वो सामने लाइव एक्सपीरियंस में जो ट्रेनिंग है वो मिल रही है और लोगों को एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे मैं करना है? इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हमें मौका कैसे मिला। और स्टार्टअप्स को भी ये जरूर समझना चाहिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उनको मौका कैसे मिलता है और कैसे करते हैं। जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, स्टार्टअप जर्नी शुरू करते हैं, और स्टार्टअप के मतलब मैं ये बताऊं कि माइनिंग में कैसे मुझे मौका मिला, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब किसी को भी लगता है कि हमें स्टार्टअप करना है तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ भी करना स्टार्टअप्स नहीं है। किसी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कम्युनिटीज़ के लिए हेल्पफुल हो और यूनिक है। बहुत बारी स्टार्टअप्स तो होते हैं लेकिन यूनिक पैटर्न कुछ नहीं आ पाता है उनमें। यूनिक हो और कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ हेल्प हो, अगर ये दोनों का मिश्रण है तो आपको स्टार्टअप्स के रूप में आप उसको माने। और गवर्नमेंट के पैरामीटर बहुत डिफरेंट है कि स्टार्टअप कौन होगा, यूनिक होना चाहिए, कम्युनिटीज़ के लिए होना चाहिए, कई पैरामीटर्स पे पास करना होता है। मुझे जब मौका मिला तो मैं झारखंड में अपनी जब कंपनी स्टार्ट किया तो मुझे IIT BHU से एक मौका मिला कि आप अपने आकर के प्रोडक्ट को दिखाएं। तो मैं IIT BHU में इंक्यूबेशंस के लिए मैं गया, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को दिखाया और मैं इंक्यूबेट हो गया। इंक्यूबेट का मतलब होता है स्टार्टअप के जर्नी में इंक्यूबेशन भी एक बहुत मेजर पहलू होता है, जहाँ पे आप अपने आप को नवजात शिशु की तरह अपने आप को एक इंक्यूबेटर्स के पास ले जाके बताते हैं कि भैया ये हमारा स्टार्टअप्स है और मुझे अभी मार्केटिंग के सपोर्ट चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे मेंटर्स चाहिए, मुझे नेटवर्किंग चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो और वो आप बाहर बैठ के लेना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं सभी को बताऊंगा जो नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं कि जब आप कुछ आइडियाज़ यूनिक के साथ कम्युनिटी के लिए कुछ सोचते हैं, लगता है, तो आप एक किसी इंक्यूबेशन सेंटर के पास जाएं जो भी आपके नियरेस्ट हो, और उनसे जाकर के ये 4-5 सपोर्ट एक साथ मिलेगा आपको, तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा। मुझे भी मौका मिला, मैं IIT BHU के साथ इंक्यूबेशंस में गया और IIT BHU का इंक्यूबेशन का कोलैबोरेशन नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ था, जो एक माइनिंग कंपनी है। मौका मिला मुझे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जाने का और वहाँ पे हम लोगों ने पहली बार कोल इंडिया के लिए AR/VR लैब सेटअप किया, जो 2021 और 22 के आसपास का मुझे लगता है समय रहा होगा। मतलब वो लैब कैसे फंक्शनेबल है, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है? वो इनिशियली एक लैब सेटअप किया गया, उसमें ट्रेनिंग इनिशियल नहीं था। मतलब कोल इंडिया के लिए ये बड़ी बात थी, या हम कहें माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ी बात थी कि सबसे पहले हम AR/VR से रिलेटेड एक लैब तो पहले लेके आए, जो कुछ भी नहीं है। तो पहले एक लैब सेटअप किया गया जो उसका वर्किंग मॉडल है। वहाँ करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे लगातार 1.5 साल तक काम किए और रियल टाइम पे बैठ करके, माइंस में बैठ करके हमारे इंजीनियर्स, हमारे डिजाइनर्स, हमारे एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट, मैं खुद सब लोग बैठ करके माइनिंग के रियल चैलेंजेस को समझा और ये पता चला, और वहाँ के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि ओपन कास्ट माइंस है और इस ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होता है वो 40% वो डंपर की वजह से होता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ट्रेनिंग के लिए वो डंपर का बनना चाहिए। तो हम लोगों ने अटैम्प्ट किया डंपर के लिए। डंपर जब ट्रेनिंग बनाना शुरू किया, लगभग 4-5-6 महीने के अंदर हम लोगों ने डंपर का एक्सपीरियंस बनाया और उनको रियल टाइम डंपर ऑपरेटर जो थे, तो मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रियल टाइम, कि जब आप भी प्रोडक्ट में एज ए स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट करें तो जब रियल प्रोडक्ट की बात करें तो रियल जो आपकी यूज़र, एंड यूज़र, उन तक ज़रूर जाएं, अपने उन प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कराएं कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने डंपर ऑपरेटर को कराया और अब वो इस स्टेट पे है कि वहाँ पर डे हर दिन 5 डंपर ऑपरेटर को हम ट्रेंड कर रहे हैं और वो डंपर ऑपरेटर अपने लाइफ सेविंग DGMS के द्वारा बताया हुआ SOPs को एक्सपीरियंस के माध्यम से पढ़ते हैं और VR डिवाइस पहन करके उनको ये जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी डंपर पे जाएं और वहाँ पे जा कर के उसको पढ़ें। वहाँ पे बिना गए किसी हॉल में रह करके वो डंपर के सारे कंपोनेंट जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी या उनके जो SOPs हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाई करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट है PPT से रिलेटेड ट्रेनिंग से,
अगर कंपेयर करें तो ये इमर्सिव एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग है, इंस्टेड ऑफ कि हम क्लासरूम में बैठ करके सिर्फ पीपीटी देख रहे हैं। एजुकेशनल फील्ड में एक्सटेंडेड रियलिटी के माध्यम से आप क्या चेंजेस ला रहे हैं जिससे कि आने वाले जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके? ये मेरे लिए बहुत नज़दीकी मतलब बहुत दिल से मैं इस पे बात करना चाहता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। बेसिकली क्या है कि आज के दिन में एजुकेशन जो है वो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में जा रहा है। लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मौका नहीं मिल रहा है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मतलब क्या होता है कि 9th-10th का प्रैक्टिकल हम लोगों ने डेवलप किया। जो 9th-10th का प्रैक्टिकल है वो ऐसा है कि बच्चे आज के दिन में प्रैक्टिकल है ही नहीं। प्रैक्टिकल के नाम पे कॉपी जमा करते हैं बच्चे, और उसी प्रैक्टिकल को हम इसको वर्चुअल एक्सपीरियंस में तो 9th और 10th क्लास के बच्चों का जो प्रैक्टिकल होता है उसको आप वर्चुअल एक्सपीरियंस में उनको एक्सपीरियंस कराते हैं, जिससे कि उनके लिए लर्निंग काफ़ी आसान हो जाती है। बहुत आसान हो जाता है। देखिए, जब तक हम सब अपने बच्चे को अब्दुल कलाम जी जैसा बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिकल का माहौल बनाते ही नहीं है। अगर हम इसको और प्रैक्टिकल रूम बनाने के लिए लगभग 35-40 लाख रुपए लगता है, हम उसको 2-2.5 लाख रुपए में 2-2.5 लाख रुपए में हम लोग उनको बना के देते हैं। आनंद जी, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए फिलहाल आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से हैं? सो बेसिकली 2 चीज़ पे हम लोग इस पे फोकस करते हैं। रेवेन्यू जनरेशन अभी हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन से, और माइनिंग और माइन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम लोग जो भी अर्निंग करते हैं उससे हम अपनी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। आपके टारगेट ऑडियंस या मुख्य रूप से क्लाइंट्स कौन कौन से होते हैं आपके फोकस में, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होता है मुख्य तौर पे? प्रोडक्ट अगर हमारा 3 है तो हम सो बेसिकली जो एम्प्लॉय होते हैं, इंडस्ट्री 4.0 के जो एम्प्लॉय हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉय हैं, इंडस्ट्री है वो हमारा क्लाइंट है, और जो स्कूल है और जो एंड यूजर जो 9th-10th के बच्चे हैं वो हमारे क्लाइंट हैं। आने वाले सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, किस लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? सो आने वाले टाइम पे हम लोग ये जान रहे हैं कि वी आर द लीडर इन एजुकेशन एंड टूरिज्म एंड इंडस्ट्री 4.0। सेफ्टी से रिलेटेड स्किल बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग उसका लीडर होंगे। आने वाले स्टार्टअप्स के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे संक्षेप में? मैं यही कहूँगा, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आइडियाज़ को समझें, किसी मेंटोर को जाने, एक इंक्यूबेशन सेंटर को पकड़ें और उनके साथ एक आइडियाज़ लेकर के अपने प्रोडक्ट को जरूर डेवलप करें। आनंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।